नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने आंसर की रिलीज कर दी है और हिस्टोरिकली यह पहली बार है जब यूपीएससी ने इतने कम समय में आंसर की को रिलीज किया है और संभवतः 3-4 दिन के अंदर इन्होंने कर दिया, जो कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। नहीं तो कैंडिडेट्स जो है महीनों महीनों परेशान रहते हैं। कोई कोचिंग वाला कोई आंसर कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, किसी का एक्सप्लेनेशन कुछ है, किसी का कुछ है। इस चक्कर में कम से कम 5 से 10 साल रहते थे, जो रिजल्ट आने तक स्टूडेंट्स को परेशान रखते थे और चिंता में, तनाव में रखते थे। आप लोगों ने आंसर की और अपने क्वेश्चन पेपर को देख करके उम्मीद है कि अपने मार्क्स इवेल्युएट कर लिए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। मैं एक बार और डिटेल में चर्चा करूँगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात है कि मार्क्स आपके कुछ भी आएँ, आपको मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा, और हो सकता है कि एक्सेप्शनली बहुत लो चला जाए, जिसमें आप खुद को अपने आप को बाहर मान के चल रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी पढ़ाई थोड़ा-सा जो ब्रेक लग सकता है, कंटिन्यूटी है, ब्रेक लग सकता है। हाँ, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर ने चौंका दिया और साथ में एक इंडिकेशन दिया कि मेंस का पेपर भी ऐसा हो सकता है, आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा समझेंगे कि जो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो यूपीएससी ने अपने आप को एक ऐसे एरा में डाला है जिसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, द एरा ऑफ एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा 2-3 साल 4-5 साल के पेपर्स के ट्रेंड को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग को दूंगा कि कैसे कैसे यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों में अपने आप को इवॉल्व किया है और उस इवोल्यूशन का रिजल्ट्स क्या रहा है। अब कुछ नए रूल्स जो है हमारे सक्सेस की क्या है, वो भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें कि एक पैराडाइम शिफ्ट हमको देखने को मिला है, एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला। पहले क्या होता था कि जो फाउंडेशनल कंसेप्ट पे हमें फोकस करना होता था और हम करते भी थे, वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम इस साल के पेपर को देख करके और हम सिर्फ इन अनकन्वेंशनल चीज़ों में फोकस करने लगे और पेपर कन्वेंशनल थोड़ा सा आ गया, कुछ क्वेश्चन आ गए, तो हम फिर से फंस सकते हैं। यानी हमें ये चीज़ तो ध्यान रखनी है कि कंसेप्चुअल फाउंडेशनल कंसेप्ट पे हमें फोकस तो रखना ही रखना है। पहले क्या होता था कि हम लोग मेमोराइज कर लेते थे फैक्ट्स को आइसोलेशन में, और कुछ स्टैटिक नॉलेज थे, जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया, और उसके बाद जो है थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। थोड़ी छोटी चीज़ें हम लोग जान लेते थे। तो जो पास्ट था सीधे सीधे बोल दिया कि भाई अब आपको आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं रखना है। फ्यूचर क्या होगा कि आप कैसे सोच रहे हैं इस चीज़ को। तो जो फ्यूचर होगा हम कैसे सोच रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एडवांस एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जहाँ क्या होगा स्टैटिक फाउंडेशन और करंट अफेयर्स हमको एक मल्टी डायमेंशनल माइंडसेट के साथ अप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसको हम नट सेल में अगर करें तो जो द एरा ऑफ रोड मोनेटाइजेशन इज ओवर, मेमोराइजेशन इज ओवर, यूपीएससी has systematically evolved its testing parameters. Success now requires an advanced analytical intelligence and interdisciplinary reasoning. अगर हम बात करें कि डिफिकल्टी लेवल में क्या हुआ, तो दिस इज द मैक्रो शिफ्ट एस्केलेटिंग डिफिकल्टी ड्राइव्स टू अ कट ऑफ कोलैप्स। हिस्टोरिकली इस साल एक फिनोमिना हम लोग देख सकते हैं कट ऑफ कोलैप्स की। तो हो सकता है कि इस बार कट ऑफ जो है पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाए। रीजन बीइंग क्योंकि डिफिकल्टी लेवल एस्केलेट कर गया। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो अगर एक स्केल हम बनाना चाहें, अगर 6.5 2024 को माने, तो 2025 में ये चला गया था 8.0 पे, और इस साल का जो डिफिकल्टी लेवल था 9.0 पे चला गया था। यानी 2024 में जो मॉडरेटली डिफिकल्ट चीज़ें थी, स्टेटिकल, देखिए यूपीएससी का पेपर कभी भी डायरेक्ट नहीं रहा है, थोड़ा सा एनालिटिकल हमेशा रहा है। तो कुछ स्टेटिक पोर्शन होता था 2024 में और कुछ एनालिटिकल पोर्शन होता था
तो अभी ये 2025 में शिफ्ट होकर के थोड़ा सा हेवी कंसेप्चुअल पाथ की तरफ बढ़ा था, और 2026 आते आते बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। इसमें हमें मल्टी डायमेंशनल चीज़ें चाहिए होंगी सोचने के लिए, और हमें एलिमिनेशन बहुत ही स्मार्टली करना होगा। तो द प्रोजेक्टेड 20+ पॉइंट ड्रॉप इन कट ऑफ इज नॉट एन एनोमली, it is the direct mathematical result of paper designed to break the traditional testing strategies. Now coming to the 3 year, starting from 2024 to 25 to 26, the 3 year cognitive evolution of the examination. You can see in 2024 it was foundational, means conceptual plus factual. If we have direct knowledge and textbook clarity, then we can have a good marks in prelims. But in 2025, complexity increased, and deep integration of conceptual depth and interdisciplinary subjects were there. But in 2026, it was application was multidimensional. You have to rapidly integrate strategic elimination and policy reasoning. द स्ट्रेटजिक वेटेज हीट मैप अगर हम देखना चाहें तो जो करंट अफेयर्स था 2024 में, 2024 में ये आपका मीडियम था, इस बार हाई हुआ 2025 में, और 2026 एक्सट्रीमली हाई है। अगर इन्वायरमेंट पे आए तो इन्वायरमेंट के साथ भी यही था। इस बार जो डिफ़िकल्टी लेवल था, अगर हम हीट मैप में बना के देखें कि कितना ज़्यादा हमको वहाँ परेशान किया उस इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट सेक्शन में भी हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत हाई थी। साइंस टेक में भी वही हालत थी, और हिस्ट्री एंड कल्चर ने तो बहुत परेशान किया, खास करके हिस्टोग्राफी ने। हाँ, इकोनॉमी कुछ बच्चों का मानना तो मीडियम था, कुछ पेपर जब हमने एनालाइज किए तो हमने पाया। तो इस ट्रेंड से हम समझ सकते हैं कि जो द सब्जेक्ट प्रीवियसली ट्रीटेड एज अ पेरीफेरी, लाइक हम बोलते थे यार थोड़े थोड़े सवाल से एक दो सवाल आते हैं, जिसको हम पेरीफेरी समझते थे, अब वो डिक्टेट करते हैं इस एग्जाम को, जैसे इन्वायरमेंट, साइंस टेक, अप्लाइड करंट अफेयर्स। और इकोनॉमी जो है हमारी नॉर्मल तरीके से पूछी गई, जैसे पूछी जाती है, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक पार्ट्स। अब हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज का ट्रांसफॉर्मेशन था, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज एविडेंस ओवर फैक्ट्स। तो अगर हम 2024 से बनाना शुरू करें तो सबसे पहले जो ऊपर की लेयर है, सरफेस लेयर, बहुत ही लाइट ग्रे होती थी। लाइट ग्रे मीन्स कि ट्रेडिशनल एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री याद कर लीजिए, कुछ फैक्ट्स याद कर लीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट से कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, और हो जाती थी। 2025 में, 2025 में थोड़ा सा जो लेयर थोड़ा सा डीपर लेयर हुई, जिसमें क्या हुआ, कल्चरल हिस्ट्री प्लस नेशनलिज्म थीम्स आती थी, और थोड़ा सा इंटरप्रिटेटिव रीडिंग चाहिए होती थी, थोड़ा हम समझ पाए चीज़ों को। डिफिकल्ट था, लेकिन 2026 आते आते जो इस साल का कट ऑफ था, इट्स वाज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन परस्पेक्टिव। इट इज लाइक अ डीप बेडरॉक, वन ऑफ द टफेस्ट एंशिएंट India sections recent years. Art and culture is now extremely focused on core history. अब हमें क्या क्या इंटीग्रेट करना होगा इस लेयर को तोड़ने के लिए, समझने के लिए? तो सबसे पहले हमको समझना होगा हिस्टोग्राफी और एविडेंसेज, फिलॉसफी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, और भी जो हमारे 6 वेदांग्स हैं वो सब समझना होगा, इंस्क्रिप्शंस, इरिगेशन नेटवर्क और आर्किटेक्चर। तो ऐसा नहीं कि जो इस साल आए वो अगली साल भी आए, तो हमें जो पूरा अंडरस्टैंडिंग अपनी जो बढ़ानी होगी इस लेयर को समझने के लिए, हमें थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री को डीप में पढ़ना होगा। अब हमें पेरीफेरी में जाने से काम नहीं होगा। ये संकेत है इस साल मेंस के लिए भी, क्योंकि मेंस में भी आपको अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि बार बार पानीपत की लड़ाई, 3 लड़ाई पानीपत में क्यों होती थी, ऐसे तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे, इस बार प्रीलिम्स के एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस ने आपको हिंट कर दिया है। अब हम लोग आते हैं इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम्स पे, फ्रॉम प्रोसीजर टू अप्लाइड गवर्नेंस। जियोग्राफी की अगर बात करें तो जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी पहले हेवी हुआ करती थी, फिर थोड़ा सा क्लाइमेट और ओशिनोग्राफी आता था। इस बार क्या किया, जियो पॉलिटिक्स को भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया।
अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में प्रोसीजर आर्टिकल बेस्ड आते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा 2025 में डीपर कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन आया, लेकिन 2026 आते थे इसमें इथिक्स, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और सबका कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन एक साथ डाल दिया। तो अगर हम इस चीज़ से सीख सकते हैं स्ट्रेंथ से कि यूपीएससी नो लॉन्गर टेस्ट इफ यू नो द रूल, इट टेस्ट इफ यू अंडरस्टैंड हाउ द रूल बिहेव्स इन द रियल। अगर हम लोग इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस एंड टेक की बात करें, तो 2024 में हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमी थोड़ा सा अगर हम समझते हैं बैंकिंग को, मार्केट्स को, और थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक समझते थे तो क्वेश्चन हो जाता था। हालांकि डिफिकल्ट पोर्सन रहा है। 2025 में जो फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करने पर हो जाता था। थोड़ा सा एआई और डिजिटल इकोनॉमी ने आपस में ओवरलैप किया था। लेकिन 2026 आते आते इसने क्या क्या टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का नेक्सस एक क्रिएट किया, जिसमें आपको क्वांटम कंप्यूटिंग भी आनी चाहिए, एआई गवर्नेंस भी समझना होगा। अगर एआई समिट हो रही है तो उसके क्या क्या एजेंडा है, उसका प्रीएम्बल क्या है, उसका आउटकम क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर किस किस थीम पे लेके एआई की समिट की गई, तो वो भी आपको समझना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझनी होगी। सिर्फ आपको ये क्रिप्टो करेंसी की डिफिनेशन रखने से काम नहीं होगा, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की इंफ्रास्ट्रक्चर है और बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ध्यान रखना होगा, ये इसलिए नहीं है कि आपको बस इसी चीज़ में फोकस करना, जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो भी एक दो क्वेश्चन पूछी जाएंगी। जैसे नोबेल प्राइज अगर मिला, किस फील्ड में मिला, क्यों मिला, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उससे रिलेटेड उनका क्या रिसर्च है, वो भी आपको जानना होगा। अब हम लोग जो इन्वायरमेंट का सेक्शन था, इसको अगर हम थोड़ा सा हेडलाइन बनाने की कोशिश करें तो जो इन्वायरमेंट था अपने आप को री इमेजिन किया एज ए ग्लोबल गवर्नेंस। इसका मतलब ऐसे है, समझिए कि सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस और एडाप्टेशन फ्रेमवर्क, जैसे हमने बोल दिया नेट जीरो करेंगे इंडिया को 2070 तक नेट जीरो करना है, तो उसके मिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली माइक्रोस्कोपिक environment is no longer just ecology, it is international law and domestic administration। पहले क्या होता था, हम लोग पुरानी चीज़ें रामसार साइट से याद कर लिया, या फिर नेशनल पार्क याद कर लिया, बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लिया, मैन एंड बायोस्फीयर रट लिया, प्रोजेक्ट टाइगर रट लिया, तो हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं तेज़ी से, क्लाइमेट समिट्स हो रही हैं, नेट जीरो पे देश का फोकस है, खास करके इंडिया अभी सोलर में बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस सब चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ रहा है गवर्नेंस पे, और हम डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कोप अप कर रहा है, ये चीज़ें भी हमको समय के साथ साथ समझनी होगी। अब हम लोग आते हैं म्यूटेशन। करंट अफेयर्स ने आपको म्यूटेट कर लिया, मतलब अपने आप को ऐसा इवॉल्व कर लिया कि शायद पहले से बिल्कुल अलग ही हो गया। तो अगर हम इसको बायोलॉजी के टर्म में बोलें तो इट्स म्यूटेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड आईआर। 2024 का अगर आपको पेपर याद होगा तो बहुत ही कन्वेंशनल होता था। ऑर्गेनाइजेशंस याद कर लीजिए, कन्वेंशंस याद कर लीजिए, कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें याद कर लीजिए। 2025 में थोड़ा सा मल्टीलेटरलिज्म आया था इसमें, और हुआ था कि हम लोग टाई, जैसे कंट्रीज टाई अप कर रहे हैं, इंडिया टाइप, विशेषकर इंडिया के परस्पेक्टिव में, और थोड़ा सा कॉरिडोर्स याद कर लिए। लेकिन 2026 में क्या किया, जियो पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी को कन्वर्स कर दिया। तो अब आपके लिए वार्निंग भी है, साथ करके जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए वार्निंग भी है कि करंट अफेयर्स जो अब आपको स्टडी करनी है, एनालिटिकली करनी है, फैक्चुअली नहीं करनी है, यह जानते हुए भी कि ट्रीटी साइन की गई इस देश के बीच में यूजलेस है, अगर आप उसके इम्पैक्ट को नहीं समझ रहे हैं, एआई गवर्नेंस को नहीं समझ रहे, या फिर क्लाइमेट रिजिलियंस को आप नहीं समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको समझनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने म्यूटेट किया है तो करंट अफेयर्स और आईआर में। अगर हम नट सेल में इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि पूरे पेपर में क्या हुआ, तो इंटरडिसिप्लिनरी का जो नेक्सस था वो इसका थीम थी। और कई बार क्या हुआ कि 2026 के जो क्वेश्चंस थे, हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया गया आपको, और उसमें कैसे आपको किसको कैसे आप एलिमिनेट करेंगे, इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें जैसे आनी चाहिए। आपको स्टैटिक पॉलिटी तो आना ही चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको जो टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आपको, ठीक है, कैसे काम करती है, जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे काम करती है, ठीक है, एआई कैसे काम करती है, एलएलएम कैसे काम करता है। तो आपको साथ साथ टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस भी आपको आना ही चाहिए।
तीसरी चीज़ है आपको कि आप अगर ये चीज़ें पता है तो आप कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ है कि आपको मल्टीलेटरल जो टेक्निकल फैक्ट्स हैं वो भी आपको साथ में आना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आए रहेंगी तो आप स्मार्टली एलिमिनेशन तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर रही बात कट ऑफ की, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि कट ऑफ जो है किसी भी हालत में 70 से ऊपर नहीं जाएगा, +-5 भी हो सकता है। बाकी अगर आप लोगों के कमेंट से मुझे और आइडिया लगेगा कि क्या है। और बात यहाँ कट ऑफ की नहीं है, बात यहाँ है कि हो सकता है आप 80 पा रहे हो और 70 पे हो जाए या फिर उसी के आसपास हो जाए। बात यह है कि आपको प्रीलिम्स के जो ट्रेंड है, जो इंडिकेशंस हैं, उसने आपको तैयार रहने के लिए, मेंस की तैयार रहने के लिए आपको वार्निंग दे दी है। क्योंकि आप कन्वेंशन, साथ ही साथ उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी वार्निंग है जो कन्वेंशनल चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वही भारत श्रीलंका, वही भारत पाकिस्तान, भारत मालदीव, वही भारत चाइना, वही सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। शायद वो कहीं न कहीं वो लिंक मिसिंग कर दे रहे हैं कि जो मैं अगर कोचिंग्स के नोट्स देख रहा था, तो वो चीज़ें 2010 से ऑलमोस्ट आईआर की चीज़ें वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब आईआर में टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस, एआई गवर्नेंस, एवरीथिंग हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद जियोपॉलिटिक्स। तो उस पर्सपेक्टिव से भी हमको समझना होगा। न्यूज़पेपर्स आपको लगातार पढ़ते रहना होगा, खास करके उनके एडिटोरियल्स, कम से कम 2 से 3 न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल पढ़ते रहने होंगे, पूरा पढ़ते रहना होगा, साथ में लिखने की प्रैक्टिस करते रहनी होगी। तो अगर हम जो नए एस्पिरेंट्स उनके लिए अगर टूल किट सजेस्ट करें, तो आपको सबसे पहले आपको अप्लाइड स्टैटिक नॉलेज आपको आना चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर्स पे आपको ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। और आपको एलिमिनेशन की टैक्टिक्स आनी चाहिए। टैक्टिक्स में कब आएगा? जब आप चीज़ों को कम से कम अगर 4 से 5 चीज़ें पूछी जा रही थी, कम से कम 3 से 4 चीज़ें आपको वहाँ आ रही हैं, 2 से 3 चीज़ें आप आ रही हैं, तब आप जो है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो अगर मैं नटसेल में बोलूँ तो यूपीएससी has evolved from a test of memory to a test of analytical intelligence. थैंक यू। आपके लिए अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर हम आगे इस तरह की और भी वीडियोज लेकर आएंगे। थैंक यू।